हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो एंजाइम्स, वन सेकेंड। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट्स भी बोल सकते हैं। तो एंजाइम्स आर अ टाइप ऑफ बायो कैटलिस्ट, मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। सिमिलरली एंजाइम भी ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि सबसे पहले तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलता है, इसलिए बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। सेकेंडली वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सिलरेट करते हैं। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड दे एक्सिलरेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब ये जो रेट है ये डिपेंड किस किस पे करता है? सबसे पहले कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इस पर डिपेंड करता है सबसे पहले। ठीक है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यहाँ पे ले और एक जगह पे रेट ले, सॉरी वी नॉट ले अगर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ही होता है, तो हमें ऐसा मिलता है। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। जितना कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ रहा है उतना ही रेट बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंडली टेम्परेचर पे, टेम्परेचर एंड वी नॉट, तो यहाँ पे भी ऐसा कर्व देखने को मिलता है। थर्ड डिपेंड करता है सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम पे ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, वन सेकेंड। अगर सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो रेट इंक्रीज होता है। अगर सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो रेट डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा? जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा। और सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम डिक्रीज कब होगा? जब सरफेस एरिया कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। राइट, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो फिर टोटल वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है। एंड फोर्थ, ये है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे। ये किसी भी रिएक्शन के लिए, चाहे वो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो या फिर इनऑर्गेनिक कोई रिएक्शन हो, कुछ भी हो, ये जो पॉइंट्स हैं वो प्रेवलेंट होते हैं। ठीक है, वन सेकेंड। ओके, तो अभी सबसे पहले हम रिएक्शन को समझने के लिए हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में डील करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब हम यूज़ करते हैं, मतलब क्या होता है? अभी देखिए, एक रिएक्शन में मल्टीपल सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं, है ना। तो किस किस पे ये जो रेट है वो डिपेंड करता है, उसी को डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन किस किस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम डील करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे सबस्ट्रेट है ए, वहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये अगर ए का कंसेंट्रेशन है, अगर ये इंक्रीज होता है तो प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होता है तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। और क्या होगा?
अगर इंक्रीज होता है ए का कंसेंट्रेशन तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता है। देयरफॉर यहाँ पे रेट जो है डिपेंड्स ऑन ओनली वन सबस्ट्रेट, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक सबस्ट्रेट के ऊपर जो रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अभी और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, ये C याद रखिए, ये है कंसेंट्रेशन ऑफ A, तो dC by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ C, ठीक है। dC by dt, अभी इसको अगर हम लोग इक्वल टू लिखें, dC by dt क्या होता है, ये रेट होता है ना। dC by dt जो है वो है रेट, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसेंट्रेशन के ऊपर। और यहाँ पे माइनस साइन क्यों लग रहा है, जितना ये जो A है वो डिक्रीज होगा उतना ही, सॉरी इंक्रीज होगा उतना ही रेट इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये वाला जो C है वो तो कंज्यूम्ड हो रहा है ना, वो कंज्यूम होकर चेंज हो रहा है इनटू प्रोडक्ट, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोगों को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हमें हटानी है तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, वो होता है K1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू माइनस ऑफ K1C। V क्या है, ये रेट है ना, ये लिख सकते हैं। अभी ये K1 है क्या, K1 जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी या फिर रेट है उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट होगा कंसेंट्रेशन, मतलब मोल पर सेकंड, कितना कन्वर्ट हो रहा है ना। तो V इक्वल्स टू हमें मिला था माइनस K1C, तो V के जगह पे हम लिख सकते हैं m बाई सेकेंड। अगर हमें अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कितना इसका यूनिट क्या होगा, है ना। तो m बाई सेकेंड, m बाई मतलब कितना मोल्स कन्वर्ट हो रहा है पर सेकेंड, मोलैरिटी के हिसाब से कंसेंट्रेशन हम लिख रहे हैं इसलिए m, ठीक है। तो ये भी हो गया माइनस K1C, राइट। अभी C को हम लोग कैसे लिख रहे थे, m से लिख रहे हैं, मतलब मोलर कंसिडर कर रहे हैं, मतलब K1 इंटू m। तो देयरफॉर यहाँ से m कैंसिल हो जाता है, तो फिर यहाँ पे यूनिट क्या निकल रहा है, K का यूनिट निकल रहा है 1 बाई सेकेंड। ये माइनस को भूल जाइए, यहाँ पे यूनिट में हम लोग यहाँ पे माइनस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो K बाई सेकेंड की, बिकॉज माइनस देने का तो मीनिंग कुछ और था ना, क्योंकि जितना A कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने माइनस दिया था, ठीक है। तो 1 बाई सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K का यूनिट, ठीक है। अब इसका ग्राफ ज़रा देख लेते हैं, ग्राफ कैसा होता है। ओके, रिएक्टेंट जो है उसका ग्राफ ऐसे जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये यहाँ पे होगा सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन देख रहे हैं और विथ टाइम देख रहे हैं हम। तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए तो हमने माइनस दिया था, क्योंकि रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन हमेशा ही डिक्रीज होगा, जितना रिएक्टेंट होगा उसी से तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो फिर रिएक्शन का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, कम होगा, और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो रिएक्टेंट का कर्व जो है वो है पैराबोला, पैराबोलिक कर्व है,
और सबस्ट्रेट का जो कर्व है या फिर प्रोडक्ट का जो कर्व है वो होगा हाइपरबोलिक, यह है हाइपरबोला। प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है ना, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम, रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट। एक और ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे हम रेट देख रहे हैं और यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमने पहले भी देख चुके हैं, एक बार देखा था जब हम रेट किस किस पे डिपेंड करता है तभी हमने ये देखा था। तो यहाँ पे रेट सबस्ट्रेट के ऊपर एकदम डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, है ना, जितना सबस्ट्रेट बढ़ रहा है उतना भी रेट भी बढ़ रहा है। ओके, अभी हमने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमने रिएक्शन देखा वहाँ पे हमने देखा था सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट था, है ना, एक ही रिएक्टेंट था। लेकिन बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन भी, मतलब बाईमोलिक्यूलर या फिर आप बोल सकते हो ऐसे कि जिसमें दो टाइप्स के मॉलिक्यूल हो, ठीक है, वो भी मे बी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि H2O प्लस A, वहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है सपोज, मतलब बस ये एक मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बस लिखा है ये रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे H2O का कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन A बढ़ रहा है कि घट रहा है उसके ऊपर प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रेट भी डिपेंड A पे कर रहा है, यहाँ पे H2O पे नहीं कर रहा है। तो बिकॉज यहाँ पे H2O पे कोई क्या बोलते हैं, कोई H2O कोई इफेक्ट नहीं ला रहा है इस रिएक्शन में, सिर्फ एज अ सबस्ट्रेट ही काम कर रहा है, इसीलिए H2O या इसीलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट मतलब रेट को मॉड्यूलेट करने के लिए और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछे तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे। ठीक है, सॉरी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे दो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि A प्लस B, ये दोनों मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अगर A का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, B का कुछ नहीं होता है, तो भी प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, या फिर वाइस वर्सा, डिक्रीज भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे इंक्रीज से ही आप लोगों को समझा रही हूँ बस, लेकिन डिक्रीज हो तो भी सेम चीज़। सपोज A पे कोई काम कुछ नहीं हो रहा है, बस B को बढ़ाया, तो भी प्रोडक्ट पे चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर दोनों को ही बढ़ाया तो फिर तो ऑब्वियसली चेंज देखने को मिलेगी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अभी इसका रिएक्शन क्या होता है, इसका जो K2 यहाँ पे होता है सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा रिएक्शन जैसे कि मैंने दिखाया था वैसे मैं नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पे बस मैं मेन रिएक्शन दिखा रही हूँ। V इक्वल्स टू माइनस K2 इंटू C स्क्वायर। C स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कंसेंट्रेशन है ना,
दो प्रोडक्ट, इसे दो सबस्ट्रेट्स हैं ए एंड बी, इसलिए सी स्क्वायर। ओके, तो अभी सी को हम मोलर पे लेते हैं, मोलर करके लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं m बाई SEC सेकेंड इक्वल्स टू K2 इंटू m स्क्वायर, मतलब K इक्वल्स टू 1 बाई, सॉरी यहाँ पे K2 होगा, K2 इक्वल्स टू 1 बाई m सेकेंड, मतलब K2 का यूनिट क्या होगा, मोल पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड, सेकेंड प्लस पर सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड इनवर्स, मोलर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, रीनेचुरेशन ऑफ DNA सपोज, मैं बायोलॉजिकल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। रीनेचुरेशन ऑफ DNA सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये एक DNA का स्ट्रैंड, ये दूसरा DNA का स्ट्रैंड, सपोज ये, मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ए बी से समझाया था ना, यहाँ पे इसीलिए मैं ए बी लिख रही हूँ। तो ये इनका जब रीनेचुरेशन होता है, ए बी का प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है बोथ ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अभी हम आते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे कैसा होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे तीनों पर ही डिपेंड कर रहा है। अभी आप लोग समझ रहे हो कि कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल्स टू माइनस K3C³, ठीक है। और K3 का यूनिट कैसे होता है, K3 का यूनिट होता है m⁻⁻2 सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है। अभी हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, यहाँ पे रेट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ऑफ सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ए, सपोज कि ए प्लस बी से ए बी बन रहा है, तो ए इंक्रीज करे, इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, डिक्रीज करे, ये सपोज इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, या फिर ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो, नो इफेक्ट ऑन ए बी फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे v जो होता है इक्वल्स टू k होता है, ठीक है, v इक्वल्स टू k। और यहाँ पे k का फॉर्मूला क्या होता है, m बाई सेकेंड, m पर सेकेंड, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ चलेगा लीनियर, यहाँ पे V नॉट, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, क्योंकि सबस्ट्रेट पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। अभी एंजाइम्स में यहाँ तक तो हमारा हो गया रिएक्शन का ऑर्डर। एक और काम करते हैं, रिएक्शन ऑर्डर, V फॉर्मूला और K का फॉर्मूला, इनका एक ग्राफ बना लेते हैं हम, सर एक चार्ट बना लेते हैं हम, ताकि आप लोगों को याद रहे आसानी से। सबसे पहले आएगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले है
फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का वी का फॉर्मूला क्या था? वी का फॉर्मूला था -K1C। यहाँ पे था v इक्वल्स टू माइनस, सॉरी यहाँ पे पहले v लिख देती हूँ, v इक्वल्स टू -K2C², राइट। फिर v इक्वल्स टू -K3C³ और यहाँ पे v इक्वल्स टू k। ओके, अभी k का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मतलब यूनिट क्या है k का? k का यूनिट क्या है? यहाँ पे है पर सेकेंड। फिर सेकेंड ऑर्डर में क्या है? मोलर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, है ना। थर्ड ऑर्डर में क्या है? और जीरो ऑर्डर में क्या है? ठीक है, ऑलराइट, तो ये चार्ट याद रहे। अभी हम आते हैं एंजाइम्स के साथ हम कैसे लिंक कर सकते हैं। इन एंजाइम्स में क्या होता है, चार्ट से समझते हैं। ग्राफ कर लेते हैं एक। ओके, सपोज यहाँ पे है, सॉरी सपोज यहाँ पे है V0 और यहाँ पे है S, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। ठीक है, अभी कैसे इंक्रीज हो रहा है देखिए, ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ेगा और फिर जाके स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें देखने वाली है। ओके, तो ये पहला वाला जो पार्ट है, आगे का जो पार्ट है वो है फर्स्ट ऑर्डर। तो एंजाइम में सबसे पहले क्या होता है, जब एक एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, कोई एक सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है रेट। उसके बाद आ जाता है मिक्स्ड ऑर्डर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेस देन फर्स्ट ऑर्डर बट मोर देन जीरो ऑर्डर, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑर्डर। का मतलब क्या होता है? लेस देन फर्स्ट ऑर्डर एंड मोर देन जीरो ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जीरो ऑर्डर। कुछ भी हो जाए, एक सर्टेन स्टेज पर पहुंचने के बाद आप सबस्ट्रेट को कितना भी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन अपने मतलब नॉर्मल रेट से, जैसा रेट उसका है चल रहा है उसी रेट से चलेगी। ठीक है, ओके, तो ये होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का ग्राफ। ओके, अभी एंजाइम्स काम करते कैसे हैं? ठीक है, एंजाइम्स को हमने बोल दिया कि बायोकैटलिस्ट है। हमने देखा एंजाइम
फर्स्ट ऑर्डर, मिक्स्ड ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में एंजाइम काम कैसे करते हैं? सपोज कि ये एक रिएक्शन है, इससे बन रहा है 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। डेल जी क्या है? -686 किलो कैलोरी पर मोल। अभी अगर हम यहाँ पे कोई एंजाइम ना दे तो क्या होगा? तो भी ये रिएक्शन होगा, लेकिन बहुत स्लोली होगा। नो एंजाइम, reaction will occur but rate will be slow। और अगर हम एंजाइम दे दें, विथ एंजाइम रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। तो एंजाइम जो है, एंजाइम ऐसा नहीं करता है कि कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, होना पॉसिबल ही नहीं है, उसको करवा दे, ये पॉसिबल नहीं है। डेल्टा जी हमें सबको पता है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, मतलब इवन विदाउट एंजाइम द रिएक्शन विल ऑकर। लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे अगर हम लोग एंजाइम ऐड करें तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आप कितना भी एंजाइम ऐड कर लो, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो रिएक्शन नीड्स टू बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तभी सिर्फ एंजाइम आप ऐड करोगे तो ही काम करेगा। मतलब एंजाइम कोई ऐसे रिएक्शन को नहीं करवा सकता है जो रिएक्शन नॉर्मली एनवायरनमेंट में होना पॉसिबल ही नहीं है। तो एंजाइम जो है वो काम करता कैसे है एक्चुअली में? एंजाइम जो है वो डू नॉट चेंज डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट को चेंज नहीं करता है, ओनली एक्सिलरेट्स द रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, एक्सिलरेट करवा देता है, ठीक है। देखिए ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है नॉर्मल एक एंजाइम का रिएक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट से ऐसे करके ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिव स्टेट पे पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है
वो कितना हाई है देखिए। एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जो होता है इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। इतना बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्शन वैसे भी हो रही है, लेकिन एक्टिवेशन स्टेट इतना, एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज़्यादा लग रहा है, बहुत टाइम, इसीलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम और कुछ नहीं करता, इतना बड़ा पाथ ना लेके एंजाइम इसके एक्टिवेशन लेवल को ऐसे कम कर देता है। तो इतना बड़ा जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप है उसने कम कर दिया, एस प्राइम को यहाँ पे लेके आ गया, एस स्टार को, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू प्रोडक्ट। तो एंजाइम क्या कर रहा है, बस इस रिएक्शन को इतना ज़्यादा एनर्जी ना लगा के, इतना ज़्यादा टाइम ना लगा के, इतना कम एनर्जी में, एक्टिवेशन एनर्जी में ये काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो एंजाइम डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी by providing an alternative path, एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एंजाइम जो है, डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, एंजाइम इक्विलिब्रियम को भी अफेक्ट नहीं करता, डू नॉट अफेक्ट डेल्टा G नॉट और डेल्टा G नॉट हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम में लिखते हैं। ये बस क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। ओके, एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, ये प्रोटीन के होते हैं मोस्टली, समटाइम्स RNA, जैसे कि राइबोजाइम्स, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। अगर कोई एंजाइम ग्लूकोज पर काम कर रहा है तो वो ग्लूकोज पर ही काम करेगा, ठीक है। थर्ड, इन्फ्लुएंस बाय pH टेम्परेचर, इन्फ्लुएंस बाय pH एंड टेम्परेचर। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ कुछ एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ कुछ एंजाइम्स पेरोक्सिसोम्स के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ कुछ एंजाइम्स आपके क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन वही एंजाइम्स जब आपके सेल साइटोसॉल में आ जाए तो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो बिकॉज दोनों के पीएच अलग है, दोनों एरियाज के पीएच अलग है ना। उसके साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो तो एंजाइम्स डीनेचर कर जाएंगे, बहुत लो हो तो वो काम नहीं करेंगे, फ्रोजन फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो इस वे में एंजाइम्स डिपेंड करते हैं। ऑलराइट, अभी हम आते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स पे।
एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड से फॉर्म्ड होते हैं एक ग्रूव, ठीक है। सबस्ट्रेट इज रिकॉग्नाइज्ड हियर, and stabilized in transition state। ठीक है, ये जो एक्टिव साइट होता है ये कैटालिटिक साइट होता है। कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम। यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, कोफैक्टर बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पे, जो कोफैक्टर्स लगते हैं वो बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, ठीक है। यहाँ पर कैटालिसिस होती है। अभी कैटालिसिस के हम लोगों को पता है दो थियोरीज दी गई थी, एक है लॉकेन की और दूसरा था इंड्यूस्ड फिट, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉकेन की में क्या बोला गया था कि स्ट्रक्चर के वाइज जो सबस्ट्रेट्स है वो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलर कॉम्पेटिबिलिटी देखा जाता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ही इसलिए एक्सेप्टेड है। जो एंजाइम है वो भी अपने मॉलिक्यूल्स के कॉन्फर्मिटी को चेंज करके जो सबस्ट्रेट है उसके साथ बाइंड करवाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट, इंड्यूस कर रहा है सबस्ट्रेट। ओके, अभी हम लोगों ने कोफैक्टर के बारे में पढ़ा, तो हमें पता है कि कुछ कुछ एंजाइम्स को काम करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए होता है, कोफैक्टर्स चाहिए होता है, राइट। तो ज़रा ये देख लेते हैं, जो कोफैक्टर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या क्या है? सपोज मेटल्स, जैसे कि Mg2+। Mg2+ कहाँ कहाँ पे लगते हैं? काइनेज, न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सेट्रा। फिर Fe2+, 3+, साइटोक्रोम्स में लगते हैं। Cu2+, टायरोसिनेज पे लगते हैं। Zn2+, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन सब में लगते हैं। निकल, निकल लगता है यूरिएज में, राइट, निकल लगता है यूरिएज में। मॉलिब्डेनम, ये हम पढ़ चुके हैं, मॉलिब्डेनम लगता है नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में, है ना। तो मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट। अभी आते हैं हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में, जिनको कोएंजाइम्स भी बोला जाता है, इनको कोएंजाइम्स भी बोला जाता है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होते। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? सपोज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थायमिन, विटामिन B1, वो थायमिन पायरोफॉस्फेट एंजाइम को हेल्प करते हैं, राइट। एसिस्ट ट्रांसकीटोलेज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और ये कैसे किस फॉर्म में रहता है? TPP फॉर्म में, थायमिन पायरोफॉस्फेट फॉर्म में। ट्रांसकीटोलेज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को हेल्प करते हैं। फिर रिबोफ्लेविन, विटामिन B2, जो कि FAD और FMN फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमें पता है। और B6 पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट फॉर्म में रहता है। एमिनो ट्रांसफरेज में हेल्प करता है। बायोटीन,
फॉलिक एसिड, ये सब हमको पता है, ठीक है। ऑल राइट, अभी हम आते हैं, 1 सेकेंड, अभी हम आते हैं एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट के ऊपर इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम। ओके, सब कुछ पढ़ने से पहले, सॉरी, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कुछ कुछ टर्म्स, वी मैक्स ये होता है मैक्सिमम वेलोसिटी दैट कैन बी रीच्ड। जहाँ से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शुरू हो रहा था, हमने जो ग्राफ पढ़ा था उसमें, उसी को बोलते हैं वी मैक्स। ये इसको बोला जाता है वी मैक्स। इससे ज़्यादा जो स्पीड है वो बढ़ ही नहीं सकती है, सॉरी, तो उसको बोलते हैं वी मैक्स। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ठीक है। once substrate is very high, ठीक है, Vmax cannot be increased और altered by substrate, ये हम पढ़ चुके हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में चला जाता है। अच्छा, Vmax का यूनिट क्या होता है? मोल्स स्क्वायर बाय सेकेंड, ठीक है। और के कैट क्या होता है? के इज कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, वो होता है Vmax बाई ET, तो इसका होगा मोल्स बाई सेक, मतलब मोल्स बाई टाइम, ठीक है, ओके। ओके, अभी एक और टर्म, Km क्या होता है? Km इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर हम बोलते हैं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। या फिर ये कैसा कांस्टेंट है? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है एक, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट Km, जब Km हो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, तब V नॉट इक्वल्स टू हाफ ऑफ Vmax। Vmax का ठीक हाफ होगा। Km ऐसा एक सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है जहाँ पे V नॉट इक्वल्स टू हाफ ऑफ Vmax। अगर हम लोग उस ग्राफ में जाए तो ये था Vmax, तो सपोज ये है हाफ ऑफ Vmax, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग ले तो यहाँ पे जो आ रहा है वो है हमारा, यहाँ पे सपोज Km आ रहा है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज Km, दिस यहाँ पे जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है Vmax, हाफ ऑफ Vmax पे जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं Km, या फिर हम बोल सकते हैं Km पे जो वेलोसिटी है वो होता है हाफ ऑफ Vmax, ठीक है। V नॉट इज हाफ ऑफ Vmax, ऑलराइट।
तो एक और चीज़ ध्यान रखना, Km अगर ज़्यादा हो, देयरफॉर एफिनिटी डिक्रीजेस। Km अगर ज़्यादा हो तो एफिनिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि Km तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, राइट? तो जितना ज़्यादा Km होगा, एफिनिटी, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा मतलब एफिनिटी उतना कम होगा, और Km जितना कम होगा, affinity of enzyme to substrate will increase। ठीक है, ऑल राइट। अभी हम आते हैं MM इक्वेशन पे, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पे। ये याद रखना है कि ये जो है ये अप्लाइज टू ऑल सिंगल सब यूनिट एंजाइम्स। ठीक है, सब एंजाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सिंगल सब यूनिट जो एंजाइम्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए MM इक्वेशन वैलिड होता है। और क्या जानना है? ये जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, यहाँ पे हमें V0/S कंसेंट्रेशन का ग्राफ मिलता है, जो कि होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, एजम्पशंस क्या होते हैं MM इक्वेशन के? सबसे पहला एजम्पशन होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर्ड हो रहा है, डेल G नेगेटिव हो रहा है। सेकंड, concentration of substrate is very 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 high than concentration of enzyme। थर्ड, ES जब बन रहा है वो स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। जितना फॉर्म हो रहा है ES कॉम्प्लेक्स उतना ही डिसोसिएट हो रहा है ES कॉम्प्लेक्स, तो स्टेडी स्टेट में है। एंड फोर्थ, रेट लिमिटिंग स्टेप। जिसको हम K2 और Kcat बोलते हैं, टर्नओवर भी बोलते हैं। कोई एक रेट लिमिटिंग स्टेप पे हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ओके, तो अभी ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है क्या? ये है क्या? V0 इक्वल्स टू Vmax by Km प्लस S कंसेंट्रेशन। ये है हमारा माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, ये है हमारा माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ऑल राइट, तो इसके हेल्प से अभी हम लोग बोल सकते हैं इफ Km इक्वल्स टू S, कितना सबस्ट्रेट है? जितना Km होता है उतना ही सबस्ट्रेट है, तो क्या होगा? V0 इक्वल्स टू हाफ ऑफ Vmax, है ना? तो 50% ऑफ Vmax, सॉरी V0। अगर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन होता है 2 km, तो हम बोल सकते हैं Vmax इक्वल्स टू 2/3 Vmax। आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन में डाल के, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे V0 है, V0 को V0 रखिए, और
वी मैक्स को वी मैक्स रखिए, कुछ भी चेंज कीजिए। अगर आप लोगों को एस को चेंज करना है तो एस को चेंज कीजिए 2km बाई 2km प्लस km 3km, तो क्या मिल रहा है आप लोगों को 2/3 वी मैक्स, तो वही लिखा है। तो ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा। अगर इफ s इक्वल्स टू 10km तो आपको मिलेगा वी नॉट इक्वल्स टू 10/11 वी मैक्स। 90% रीच कर रहा है, ठीक है, लेकिन 100% कभी रीच नहीं करेगा, बिकॉज इट वोंट बी मोर देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग आते हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट पे। क्यों ये इंपॉर्टेंट था, लाइन वीवर बर्क प्लॉट क्यों आया था? बिकॉज माइकलिस मेंटन इक्वेशन का जो ग्राफ था वो हमने पढ़ा था हाइपरबोलिक कर्व है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व था। वहाँ से चीज़ें डिराइव करना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए उसको कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू लाइन वीवर बर्क प्लॉट। ये क्या इक्वेशन देता है, 1/v0 इक्वल्स टू km/v max 1/s प्लस 1/v max। ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। स्ट्रेट लाइन कर्व में डेरिवेशंस आसान होते हैं। देखिए एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व के जैसा आएगा। ये वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे m x एक्सिस और ये y इंटरसेप्ट। क्या होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये एकदम उसी फॉर्म में प्रेजेंट है। y इक्वल्स टू mx प्लस सी फॉर्म में ही प्रेजेंट है ना। यहाँ का इसका कर्व कैसा होता है, इसका कर्व कुछ ऐसा होता है। इस एक्सिस पे 1/v0, यहाँ पे -1/v0, यहाँ पे -1/s, यहाँ पे 1/s, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है -1/km, ये जो पॉइंट है ये है 1/vmax। तो स्लोप क्या हो रहा है, y/x होता है, राइट। तो स्लोप हो रहा है km/vmax, 1/, है इसीलिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, y/x मतलब 1/km/1/vmax। तो vmax ऊपर जा रहा है तो vmax, 1 सेकेंड सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। 1/vmax है, y होता है y पे है 1/vmax बाई 1/km, तो km ऊपर जा रहा है km/vmax, तो ऐसे आ रहा है स्लोप, ठीक है। एक और प्लॉट जानना ज़रूरी है जो कि है हैनिस-वुल्फ प्लॉट। इसका इक्वेशन क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो कुछ ऐसे चलता है। v0 ये है y आपका, km/vmax जो कि है c प्लस s इंटू 1/vmax xm, ठीक है। और ये प्लॉट कैसे होता है, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, लास्ट वाले पे माइनस था, यहाँ पे कोई माइनस नहीं लगता। ये है इसकी खासियत। इम्प्रूव हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, हर एक कर्व में इम्प्रूवमेंट हो रही है कुछ ना कुछ।
तो यहाँ पे है S बाई वी नॉट, यहाँ पे था S, ये है माइनस के एम, ये है के एम बाई वी मैक्स। तो स्लोप क्या है? स्लोप है 1 बाई वी मैक्स। ठीक है, एक और कर्व हम पढ़ेंगे जो कि है एडी हॉफ्स्टी। इसका इक्वेशन था वी नॉट इक्वल्स टू वी मैक्स माइनस के एम वी नॉट बाई डेल एस वाई सी एम एक्स। ठीक है, ये और भी बेहतर ग्राफ था, ये ग्राफ और भी बेहतर है। नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, लेकिन ये आसानी से समझ आता है। ये है वी मैक्स, यहाँ पे वी नॉट लिए है हम वाई पे, एक्स पे है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। वेट अ सेकेंड, लिखती हूँ मैं बाद में। स्लोप होगा माइनस के एम, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये है वी मैक्स बाई के एम, एक्स एक्सिस पे था वी नॉट बाई एस, ये था एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो स्लोप हो रहा है माइनस के एम, क्योंकि वी मैक्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, स्लोप माइनस क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव स्लोप है इसीलिए। तो इसका भी एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं। माइकलिस मेंटेन को सबको पता है, तीनों स्ट्रेट लाइन जो हमारे कर्व्स हैं उनका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे माइकलिस मेंटेन को हम नहीं लेंगे क्योंकि माइकलिस मेंटेन स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है। सबसे पहले एडी हॉफ्स्टी, हैनिस वुल्फ, लाइनवीवर बर्क। एक्स एक्सिस पे क्या है? वी नॉट बाई एस। वाई पे क्या है? वी नॉट। और स्लोप क्या है? माइनस के एम। हैनिस वुल्फ पे एक्स पे है एस, वाई पे है, सॉरी, वाई पे है एस बाई वी नॉट, है ना। और स्लोप क्या है? 1 बाई वी मैक्स। लाइन वीवर में एक्स इज 1 बाई एस, y is 1 by v naught and slope is km by v max. Okay, all right. अभी हम एंजाइम के लास्ट पार्ट पे आते हैं, इनहिबिशन। एक्चुअली सेकंड टू लास्ट पार्ट है, उसके बाद एलोस्टेरिक एंजाइम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनहिबिशन देख लेते हैं। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। इनहिबिशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में वीक बाइंडिंग होती है, इनहिबिटर्स के साथ वीक बाइंडिंग होती है, और इरिवर्सिबल में स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सुइसाइडल इनहिबिटर, और दूसरा होता है सुइसाइडल सबस्ट्रेट। और यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव,
मिक्स्ड, मिक्स्ड, ओके, और अनकॉम्पिटिटिव। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले इरिवर्सिबल देख लेते हैं हम, ये छोटा है। यहाँ पे एंजाइम को हम लोग वापस नहीं पा सकते। इरिवर्सिबल दो टाइप के हैं, एक है सुइसाइडल इनहिबिटर, इसमें क्या होता है, कोई एक सुइसाइडल इनहिबिटर बोल रहे हैं ना, कोई एक सबस्ट्रेट होता है जो जाके उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। सपोज कि ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है, यहां से हमें मिलता है हाइपोजैंथिन, से हमें मिलता है ज़ैंथिन, या फिर ज़ैंथिन से हमें मिलता है यूरिक एसिड, इस एंजाइम का यूज़ करके। एक और यूज़ होता है इस एंजाइम का जो कि है एलोप्यूरिनॉल से। एलोप्यूरिनॉल उसका एक सुइसाइडल इनहिबिटर है, जो इस एंजाइम के हेल्प से ऑक्सीप्यूरिनॉल बनता है, और ये ऑक्सीप्यूरिनॉल जाके इसको इनहिबिट कर देता है इरिवर्सिबली, ठीक है। ये साइट को छोड़ता ही नहीं है, एक्टिव साइट को। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसपेप्टिडेज, जो कि बीटा लैक्टम चेन को तोड़ देता है, ठीक है। बीटा लैक्टम चेन डज नॉट लीव एक्टिव साइट, तो इरिवर्सिबल हो जाता है। इसीलिए पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन देने के बाद जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। क्या करते हैं कि बीटा लैक्टम जो चेन होता है पेनिसिलिन एम्पिसिलिन का, वो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, E प्लस एस, जहाँ से ES बन के EP बन रहा था, और EP से E प्लस P बन रहा था, कोई सुइसाइडल इनहिबिटर यहाँ पे आया, इसको बाइंड कर दिया, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। और सुइसाइडल सबस्ट्रेट में क्या होता है, जो एक यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट नहीं था, ये मेन रिएक्शन है, इसके सबस्ट्रेट ने कुछ नहीं करा था, दूसरा रिएक्शन यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होके उसको ब्लॉक करा, इस रिएक्शन को ब्लॉक कर दिया, है ना। लेकिन सुइसाइडल सबस्ट्रेट जो होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, E1 के हेल्प से सपोज I से I डैश बना, ये I डैश जाके E2 एंजाइम को, एंजाइम पे काम करा, जहाँ से E2 I डैश बना, ठीक है। I डज नॉट अफेक्ट E2, I E2 को अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो I एस्टेरिक है वो जाके E2 को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम ही अलग है, ठीक है। इसीलिए तो ये इसका सबस्ट्रेट की जैसे काम करके बंद कर रहा है, जबकि I इस पे काम नहीं कर रहा था, तो इसको बोलते हैं सुइसाइडल सबस्ट्रेट, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्लूरोसाइट्रेट सुइसाइडल सबस्ट्रेट होता है, और फॉर एकोनिटेज एंजाइम, एकोनिटेज कहाँ पे देखा था, साइट्रिक एसिड साइकिल में। ऑलराइट, अभी हम आते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन पे। 4 टाइप्स हमने देखा था, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक आसानी से कुछ चीज़ें समझा देती हूँ। ओह गॉड, रिवर्सिबल इनहिबिशन, कुछ ग्राफ्स दे दूंगी मैं और उसके साथ मैं समझाऊंगी। सबसे पहला हम करेंगे कॉम्पिटिटिव,
कॉम्पिटिटिव, Km इंक्रीज हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आएगा अगर तो Km इंक्रीज होगा, Vmax पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, Vmax पे कोई चेंज नहीं देखने को मिलती है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ कैसा होगा? प्लस इनहिबिटर, माइनस इनहिबिटर, ठीक है। लाइन वीवर बर्ग पे दिखा रही हूँ मैं। ये नॉर्मल Km था, -1/Km, इनहिबिटर देने के बाद यहाँ पे Km आ गया, -1/Km डैश्ड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इनहिबिटर देने के बाद Km जो है वो डिक्रीज हो रहा है, -1/Km जो है उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब Km जो है वो इंक्रीज होगा, राइट, Km जो है वो इंक्रीज होगा। देखिए सपोज था पहले -1/4, अब हो गया वहां से -1/2, ठीक है। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या हुआ, 1 सेकेंड, जस्ट लेट मी हैव अ लुक वंस। तो यहाँ पे -0.25 से आया 0.5 पे, -0.5 पे, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये माइनस है ना, तो क्या हो रहा है, Km, ये तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो Km क्या हो रहा है, Km एक्चुअली इंक्रीज हो रही है, राइट। तो Km इंक्रीज होती है, राइट, -Km है तो वैल्यू जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो -0.5 इज मोर देन -0.25, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये वाला समझ आ गया, लेकिन Vmax देखिए, Vmax एकदम कांस्टेंट है, यहाँ पे था Vmax 1/Vmax, वो कांस्टेंट है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नॉन कॉम्पिटिटिव पे। ये वाली चीज़ जो मैं यहाँ पे जो लिख के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये ग्राफ और वो वैल्यूज, सबसे पहले जो Km का मैंने एरो देके जो दिखाया है, Km और Vmax का, वो चीज़ याद रखिए, सारा सब कुछ समझ आ जाएगा, और ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चंस आंसरेबल हो जाएंगे, ओके। अभी हम आते हैं सेकेंड वाले पे, नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव पे क्या होता है, Km Vmax, यहाँ पे Km पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। Km पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो Vmax है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा, एक और ग्राफ मैं पहले दिखा देती हूँ इसका, कॉम्पिटिटिव का। लाइन वीवर देखा था, माइकलिस मेंटेन में कैसा दिखता है वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है। तो पहला था ऐसा विदाउट, एंड अभी हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये वाला था विदाउट और ये वाला है विथ।
वी मैक्स देखिए कांस्टेंट वी मैक्स कांस्टेंट है ना, एक ही जगह पे जाके मिक्स कर रहे हैं, वी मैक्स कॉन्स्टेंट है, लेकिन डिक्रीज क्या हो रहा है, 1/v max, सॉरी हाफ वी मैक्स। अगर ये हाफ वी मैक्स है तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है इसका, और यहाँ पे इसका आ रहा है, तो जो के एम है, के एम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, के एम प्राइम हो रहा है, राइट, ये तो पूरा ही पॉजिटिव में है तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, के एम इंक्रीज हो रहा है। अभी हम जाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव में। नॉन कॉम्पिटिटिव में अभी ग्राफ्स कैसे होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले माइकलिस मेंटेन का ग्राफ देखते हैं। और फिर देखेंगे लाइन-वीवर-बर्क। ये है पहला वी मैक्स। वी मैक्स देखिए डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वी मैक्स डिक्रीज हुआ है, वी मैक्स डैश। और हाफ वी मैक्स, अगर ये वी मैक्स था तो इसका हाफ वी मैक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, किस कलर से दिखाऊँ, वाइट से दिखाती हूँ। इसका हाफ वी मैक्स सपोज यहाँ पे होगा, और इसका हाफ वी मैक्स सपोज यहाँ पे होगा। ये कुछ ऐसी जगह पे जा रहा है, एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, 1 सेकेंड, मुझे एक और चीज़ एक बार देखने दीजिए। यहाँ पे है वी मैक्स डैश, अगर ये यहाँ पे वी मैक्स है तो इसका जो हाफ वी मैक्स होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, और ये देखिए ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये जो के एम जो है वो सेम है, के एम पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, यह है 1/v max प्राइम, और ये है 1/v max। तो क्या हो रहा है कि v max डिक्रीज हो रहा है, v max डिक्रीज ही तो हो रहा है, ये 1/v max है, जितना बढ़ेगा उतना ये कम होगा, है ना, तो यहाँ पे 1/v max बढ़ रहा है, मतलब v max जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे माइनस आई, तो यहाँ पे वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1/v max है, तो जितना बढ़ेगा यहाँ पे जितना इंक्रीज होगा उतना कम होगा वैल्यू। लेकिन के एम देखिए -1/km कांस्टेंट है, राइट, ऑलराइट। अभी हम देखते हैं मिक्स्ड इनहिबिशन। मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में के एम जो है वो होता है इंक्रीज, मतलब के एम इंक्रीज हो रहा है मतलब एफिनिटी डिक्रीज हो रहा है, ये याद रखना। और वी मैक्स जो है वो हो रहा है डिक्रीज, ठीक है, के एम इंक्रीज हो रहा है, वी मैक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। फिर अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे माइकलिस मेंटेन से भी देखते हैं, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्राफ्स होता है वो होता है, जो जिससे आता है वो होता है लाइनवीवर बर्क, इसलिए मैं उसी से समझा रही हूँ अभी। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ये है 1/V max और ये है 1/V max प्राइम। तो Vmax क्या हो रहा है, Vmax डिक्रीज हो रहा है, और Km क्या हो रहा है, -1/Km, यहाँ पे -1/Km डैश, ये माइनस में है तो ये इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, अभी हम आते हैं लास्ट वाले पे जो कि है अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है देखते हैं। अनकॉम्पिटिटिव में दोनों ही डिक्रीज्ड होते हैं, Km भी डिक्रीज्ड होता है और Vmax भी डिक्रीज्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, Vmax जो है वो डिक्रीज हो रहा है और Km जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन। ओके, अभी हम आ गए हैं लास्ट पार्ट ऑफ एंजाइम पे, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स है इसमें मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 सब यूनिट होते हैं, एक होता है कैटालिटिक, दूसरा होता है रेगुलेटरी। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कभी भी एलोस्टेरिक एंजाइम्स के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कैटालिटिक साइट पे क्या होता है, इसको बोलते हैं आइसोस्टेरिक साइट। आइसोस्टेरिक साइट जो कि एक्टिव साइट होता है, यहाँ पे रिएक्शन होती है, राइट। और रेगुलेटरी साइट पे क्या होता है, इसी को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, जो कि है रेगुलेटरी साइट। तो ये कुछ सपोज ऐसा दिखता है एंजाइम, ये एक सब यूनिट, ये दूसरा सब यूनिट, ये है कैटालिटिक साइट्स और ये है एलोस्टेरिक साइट्स। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। रूबिस्को प्लांट का, और एस्पर्टेट ट्रांस कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये 2 मैंने एग्जाम्पल दे दिए। तो इनका जो इक्वेशन फॉलो होता है वो होता है हिल्स इक्वेशन, सॉरी
हिल्स इक्वेशन। वो क्या होता है, V नॉट इक्वल्स टू V मैक्स S टू द पावर n बाई Km प्लस S टू द पावर n, और ये n क्या होता है, हिल्स कोएफिशिएंट। ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं शोज कोऑपरेटिविटी, ठीक है, कोऑपरेटिविटी शो करते हैं, इसीलिए इनका जो ग्राफ होता है वो सिग्मोइडल या फिर उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व। ठीक है, सिग्मोइडल या फिर लॉजिस्टिक कर्व। जबकि इसके पहले जो हमने माइकलिस मेंटेन में देखा था वहां पे एक्सपोनेंशियल कर्व था। ऑलराइट, तो ये कर्व कैसा दिखता है, वन सेकेंड। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखता है। ऑल और नन फिनोमिनन दिखाता है, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे नन। ऑल और नन फिनोमिनन दिखाते हैं। ऑल और नन फिनोमिनन आप लोगों को पता है, हमने नर्व में भी पढ़ा है या फिर हमने हेमोग्लोबिन में देखा है। ठीक है, ओके। एमएम कर्व, एक और चीज, एमएम कर्व जो होता है वो सैचुरेशन काइनेटिक्स दिखाता है। यहाँ पे सैचुरेशन काइनेटिक्स नहीं, यहाँ पे कोऑपरेटिविटी दिखाता है। ठीक है, कोऑपरेटिविटी अभी क्या होता है, सपोज 4 कैटालिटिक साइट है, रेगुलेटरी साइट में यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन रेगुलेटरी साइट भी प्रेजेंट होगा, याद रखना। 4 कैटालिटिक साइट है, ठीक है। एक में सपोज पहला सबस्ट्रेट आया तो यहाँ पे लगेगा, दैट विल इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ one substrate to one catalytic subunit, will increase affinity for the next substrate for another catalytic subunit। ठीक है, तो एक सबयूनिट बाइंड होने के बाद दूसरा सबयूनिट बाइंड होने का एफिनिटी और बढ़ जाता है, फिर जब वो दूसरा वाला बढ़ेगा तो तीसरे वाले के लिए और एफिनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले T3R1, R1 मतलब एक रिलैक्स्ड हो गया। जैसे ही R में मतलब रिलैक्स तब होता है जब कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। ठीक है, तो इसलिए एक सबसे पहले रिलैक्स हुआ, उसके वजह से सेकंड वाले सब यूनिट के लिए क्या बोलते हैं, एफिनिटी बढ़ गई, इसलिए तब T2R2 हुआ, वहाँ से T1R3 हुआ, वहाँ से R4 हो गया। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये रिवर्स वे में चलती है, मतलब जब ये छोड़ेगा, अगर आप लोगों को हीमोग्लोबिन पता होगा तो ये भी समझने में आसानी होगी। ये सपोज ऑक्सीजन जब ले रहा है तब स्ट्रक्चर है, इसमें एक ऑक्सीजन लिया हुआ है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 ही ले लिए। अभी जब ऑक्सीजन रिलीज करेगा मसल में या फिर टिश्यूज़ में, तब सबसे पहले एक ऑक्सीजन छोड़ेगा, फिर दूसरा ऑक्सीजन छोड़ेगा, फिर तीसरा, और फिर यहाँ पे एक और आता है T4, चौथा। ठीक है, तो इस वे में कोऑपरेटिविटी काम करती है। ओके, तो इसी के साथ वी कम टू एन एंड ऑफ एंजाइम्स। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।